S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. क्या आप मुझे एक ऐसे एनिमल का नाम बता सकते हैं जो अगर थोड़ी देर तक खाना नहीं खाएगा तो उसे जॉन्डिस हो जाएगा? या फिर कोई एक ऐसे ऑर्गन का नाम आप जानते हैं जो फिश में रेस्पिरेशन के काम आता है लेकिन हमारी बॉडी में वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? वेलकम टू एस चांद अकेडमी। माय नेम इज आदित्य और इस वीडियो में हम कंपैरेटिव अकाउंट देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। एंड यू विल ऑल्सो गेट आंसर्स टू दीज टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे। इन दोनों सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। So let us start our discussion on comparative account of digestive system. अगर आप इस टॉपिक के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की बुक को रेफर कर सकते हैं। If you don't have hard copy of this book, then the link for the e-book has been given in the description box. Now before we go ahead, हम comparison देखें इससे पहले आपको मैं बता देना चाहूँगा कि digestive system हमारी बॉडी के 10 systems में से एक है और वो not only for us but also for other animals that provides a valuable anatomical region or anatomical section for ingestion, digestion, absorption and excretion of the food material. We know that majority of animals are not capable of making their own food, and in fact the word animal has been given to those which are heterotrophs जो अपना खाना दूसरी जगह से obtain करते हैं। तो obvious सी बात है, अगर खाना हम कहीं दूसरी जगह से दूसरे सोर्स से ले रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट और उसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत भी होगी। एंड दैट लेड टू द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हेन वी लुक एट द एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वी विल नोटिस दैट इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, particularly vertebrates, it is like a long tube which passes through entire body. हमारे पूरे शरीर में एक बॉडी के अंदर एक ट्यूब है जिसे हम ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान भी कहते हैं। और यही ट्यूब जिसमें मॉडिफाइड रीजन्स भी होते हैं, दैट इज हेल्पफुल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट फूड, स्टोरेज फॉर सम टाइम, सिक्रेशन ऑफ सम एंजाइम्स एंड देन इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स एंड फाइनली एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। दैट ट्यूब इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। तो इसी एलिमेंट्री कैनाल में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और इन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हाउ डाइजेशन प्रोसेस वेरीज अक्रॉस दी डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, इन सारी बातों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद फंडामेंटल पॉइंट्स रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। It involves the intake and digestion of food as we have discussed. It consists of a tubular alimentary canal and glands. Both alimentary canal and glands have evolved over a period of time. That means if you look at the alimentary canal of basic primitive protochordates, you will find that there is nothing but a simple tube. But if you look at the entire alimentary canal of humans, it is much more modified. कुछ जगह इसमें thickened region है, न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी इसकी जो लाइनिंग है वो भी काफ़ी वेरी करती है। लाइनिंग्स में जो टाइप ऑफ सेल्स हैं, जो नेचर है सेल्स का, वो भी वेरी करता है। And also the chemical nature of that tube varies. If you start with your mouth, the pH in mouth is different than the pH in stomach and the pH in small intestine. So we have lot of differences which have gradually evolved over the period of time in this alimentary canal. So all these points we are going to discuss in detail. हम बहुत जल्दी इन सारे points को discuss करेंगे। Now before we discuss this, इससे पहले कि हम digestive system की phylogeny यानी कि comparative account discuss करें, let's also talk a little bit about ontogeny, यानी कि embryonic level पर ये कैसे develop होता है। So you can see this very primitive region of an embryo. एक एम्ब्रियो का आप यहाँ रीजन देख सकते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आने वाले वीडियोस में हम इनके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप अभी तक ये जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कई सारी लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। इनमें जो अंदर वाली लेयर है, जो सबसे इनर लेयर होती है, उसे हम एंडोडर्म कहते हैं, बीच में जो लेयर होती है उसे मेसोडर्म और बाहर की लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं। आपने अभी तक ये भी देखा कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम का डेवलपमेंट जो है मोस्टली एक्टोडर्म और मेसोडर्म से होता है। इसी तरह से स्केलेटल सिस्टम का डेवलपमेंट भी मेसोडर्म से होता है। सो इफ़ यू लुक एट दिस अर्ली पार्ट, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान शुरुआती पार्ट होता है, उसमें कुछ लेयर्स
न्यूरल क्रेस्ट बनाती हैं जिससे नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम का पार्ट बनता है. यू कैन सी अ थिक नोटोकॉर्ड डेवलपिंग आउट ऑफ इट. एंड देन यू हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ मेसोडर्म. सो दिस इज द मिडिल लेयर. ये जो आप बीच में लेयर देख रहे हैं, लेट मी हाईलाइट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग मेसोडर्म. एंड बिटवीन दिस मेसोडर्म जब ये फोल्ड होती है तो इसके बीच में जो ये कैविटी आपको दिख रही है, दिस इज सीलोम which makes the body cavity. So this is basically the layer, ये जो mesoderm की layer है, this is something that will give rise to the future alimentary canal. इसी से future की alimentary canal बनती हैं by routine movement of these cells which are called as embryonic cellular movements, जिनके बारे में हम developmental biology में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे. If you look at the events and look at the components which are related to the alimentary canal, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एलिमेंट्री कैनाल को 3 बेसिक पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. दीज नेम्स आर फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट. सो एलिमेंट्री कैनाल के डेवलपमेंट में इन 3 पार्ट्स का इनिशियल डेवलपमेंट होता है, लेकिन सिंस द डेवलपिंग एम्ब्रियो is not capable of digesting food, the alimentary canal is not already complete. तो यहीं पर एम्ब्रियो में बहुत सारा yolk होता है. Yolk provides nutrient and this yolk sac is directly connected to the primitive midgut. ये midgut से जुड़ा होता है और धीरे धीरे इसी में न्यूट्रिएंट जाते रहते हैं जब तक कि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली डेवलप नहीं हो जाती है. सो इफ़ यू लुक एट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में हम अगर समराइज करें तो हम देखेंगे कि गट एक सिंपल ट्यूब है जो कि एंडोडर्म और मेसोडर्म से बनती है और इसमें योक स्टैक के थ्रू योक सैक जुड़ा रहता है जो कि अर्ली डेवलपमेंट के दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. द सिंपल एम्ब्रियोनिक गट दैट गिव्स राइज टू द फेरिंग्स एंड एलिमेंट्री कैनाल. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान होगा, मैंने वीडियो के शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो फिश में रेस्पिरेशन के काम आता है और एनिमल्स में यानी कि ह्यूमंस और मैमल्स में वो डाइजेशन का पार्ट होता है. सो दैट पार्ट इज फेरिंग्स विच बिकम्स द पार्ट ऑफ फोरगट. आप जानते हैं ये जो हम खाना खाते हैं तो ओरल कैविटी के बाद जिस एरिया में जाता है बिफोर स्टोमक, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स. उसी को हम फेरिंग्स कहते हैं. तो शुरू में जब फोरगट का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर माउथ यानी कि ओरल कैविटी और फेरिंग्स का डेवलपमेंट होता है. फिश में दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, वहाँ भी रेस्पिरेशन लगातार पानी पीकर और उसको गिल्स के थ्रू पास कराकर होता है, तो फेरिंग्स वहाँ पर रेस्पिरेशन का पार्ट है. और ह्यूमंस में दिस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ फोरगट दैट डेवलप्स अर्लियर. देन एंटीरियर इन्वेजिनेशंस यानी कि आगे के जो इन्वेजिनेशंस हैं, सेल्स का जो मूवमेंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जिसे हम स्टोमोडियम भी कहते हैं, प्रिमिटिव स्टोमक. फेरिंग्स के तुरंत बाद फिर प्रिमिटिव स्टोमक का डेवलपमेंट होता है जिसे हम एंटीरियर गट या फोरगट भी कह सकते हैं. बिटवीन स्टोमेडियम एंड फोरगट अ टेम्पररी बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो कि आगे चलकर क्या बनाती है, माउथ एंड ओरल कैविटी. ओरल कैविटी का जो फॉर्मेशन होता है दैट हैपन्स बाय द रीजन बिटवीन स्टोमेडियम एंड फोरगट. एंड देन फाइनली पोस्टीरियर इन्वेजिनेशंस. ये जो हिंड गट वाला पोर्शन है ये पोस्टीरियर इन्वेजिनेशन से ओरिजिनेट होता है एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ proctodium, that means hind gut, and also the cloacal membrane which results in the development of anus or excretory region of the body. One thing that you must be interested in knowing and which is related to taxonomy is a term called deuterostomes and proteostomes. आपने टेक्सोनोमी में पढ़ा कि इकाइनोडर्म्स और वर्टिब्रेट्स दोनों ही ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं, जबकि बाकी जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि इंसेक्ट, मोलस्क्स, एनालिड्स, एस्किल हेलमिंथीज, ये सारे प्रोटोकॉर्डिट्स, प्रोटियोस्टोम्स होते हैं. So the basic difference between proteostome and deuterostome lies in the fact that in deuterostomes, when the embryonic development takes place, the initial folds that result in the formation of anus. So first anus is formed during the formation of alimentary canal, and at the later point of time, the buccopharyngeal cavity and mouth is developed. So anus forms before mouth, that is called deuterostomes, and where mouth is formed first, those organisms are called as proteostomes. तो ये तो बात थी डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑन्टोलॉजी की, यानी कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है.
लेकिन अगर हम इसी चीज़ को एवोल्यूशनरी लाइट में देखें और हक्सले की कही हुई बात को ध्यान में रखकर देखें, तो ये जो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, दिस शुड बी रिकैपिटुलेटेड इन दी फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की कंपैरेटिव एनाटॉमी इस एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को, इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी. सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस in the organisms in the digestive system. But before that, you can just have a glimpse of the complete development of gut. इसके बारे में आप एक बार फिर यहाँ पर देख सकते हैं. You can see here how the gut is developing in the early embryos of the mammals. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियली जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो मैंने आपको बताया था कि योक स्टैक से योक सैक जुड़ा रहता है, यानी कि जब तक न्यूट्रिशन के लिए पूरी तरह एलिमेंट्री कैनाल रेडी नहीं हुई है तब तक ये नैव है, बेसिक है, और यहाँ पर योक सैक से लगातार खाना आ रहा है. मतलब समझ लीजिए कि एक पाइप जो खाने के लिए बना है उसके बीच में एक टैंक आपने अटैच कर दिया जिससे खाना लगातार जा रहा है. दैट इज कॉल्ड एज योक सैक. एंड देयर आर अदर थिंग्स कॉल्ड एलेंटोइन एंड अदर मेम्ब्रेन्स, जो कि आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे. यहीं पर आप देखेंगे कि ग्रेजुअली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ alimentary canal, there will also be development of accessory glands. Digestive system से related जो glands होते हैं जैसे कि liver, gallbladder, pancreas, ये सारे भी लगभग उसी टाइम पर डेवलप होते हैं. तो complete alimentary canal का डेवलपमेंट आप तभी कहेंगे जब उसके साथ associated glands का भी डेवलपमेंट हो चुका है. Now let's see details of different types of digestion systems. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की अब हम बात करते हैं. सो बिफोर वी गो टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, लेट मी जस्ट डिस्क्राइब यू द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. अलग अलग कंपोनेंट्स की हम बात कर लेते हैं एंड वी विल ऑल्सो सी अ कंपैरेटिव अकाउंट साइड बाय साइड. हम साइड बाय साइड उनका कंपैरेटिव अकाउंट भी देखेंगे. तो यहाँ पर तीन आप डाइजेस्टिव सिस्टम्स या एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं. वन बिलोंग्स टू रेप्टाइल्स, अनदर बिलोंग्स टू बर्ड्स, and the third one belongs to mammals, representative from humans. So you see there are some common features. इन सब में कुछ common features हैं, जैसे कि एक tubular structure जो food के movement में help करता है, and that is called as esophagus. So esophagus is just preceding, just after the oral cavity, buccal cavity के तुरंत बाद होता है esophagus. And this has a very unique feature. इसमें एक unique feature होता है that is called as peristalsis. So the feature of peristalsis is unique. कभी आपने सोचा है कि अगर स्पेस में लोग चले जाते हैं तो वो खाना कैसे खाते होंगे? क्या आपको लगता है कि आप पानी पी रहे हो तो वो ग्रेविटी की वजह से आपके पेट में जा रहा है? अगर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो क्या पानी आपके स्टमक तक पहुंच पाएगा? Have you ever wondered about these questions? ऐसा नहीं है. Gravity would barely play a role in these things. क्योंकि जब हम कोई भी खाना खाते हैं या कोई भी पानी जब हम पी रहे हैं तो वो एक छोटे से एक इस सैक में, इस कैविटी में कैप्चर हो जाता है. एंड ग्रेजुअली द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस दैट ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ दीज थिंग्स टू द स्टमक, जिसको हम पेरिस्टलेटिक मूवमेंट कहते हैं. और ये इससे फिजिसिस्ट भी इंस्पायर्ड है. फिजिक्स में अगर कुछ ऐसे पंप्स बनाने की ज़रूरत हो जिसमें बबल्स डेवलप ना हो, लो एनर्जी पंप्स बनाने की ज़रूरत हो, उन पंप्स को हम पेरिस्टलेटिक पंप्स बोलते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक फिनोमेना दैट इज सीन इन ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स की लगभग सारी क्लासेस में ये फिनोमेना देखा जाता है पेरिस्टलिसिस का. दैट इज ऑल एसोसिएटेड विद यूनिक एनाटॉमी ऑफ दिस रीजन, द कैपेबिलिटी ऑफ दीज मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि इसके बाहर अंदर की साइड में तो स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर होती है, बाहर एक मस्कुलर लेयर होती है. वो मस्कुलर लेयर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेरिस्टलिसिस पॉसिबल होती है एंड दैट इज कॉमन अक्रॉस ऑल द क्लासेस. सो दिस वाज द फर्स्ट कंपोनेंट. You will find some unique reasons and maybe every esophagus of all the organisms, सबकी जो esophagus है, that ends in a large tubular structure, एक बड़ा ज़्यादा कैपेसिटी का tubular structure आपको मिलेगा which is called as stomach. So of course you will find stomach in all the organisms, all the vertebrates. Digestive system का next component होता है stomach, लेकिन यहाँ पर काफ़ी differences आपको देखने को मिलेंगे. So why would stomachs of different organisms vary?
Why do we have diversity in the stomachs? Perhaps during the evolution, we have adapted for different kind of food habits. That may be again because of availability of resources and to reduce the competition between organisms. इनफैक्ट आपने डार्विन की थ्योरी में भी देखा होगा कि जो डार्विन की फिंचेस की बात की जाती है, दे हैव अडॉप्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल. तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है ये इस बात पर भी डिपेंड करती है, इस चीज़ से भी वेरी करती है कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह की फूड हैबिट्स रखते हैं एंड इन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स हैव दे बीन इवॉल्व्ड. सो some of the organisms are having food very readily, उनके लिए food बहुत आसानी से available है. They might be directly consuming food which is ready made, which is completely digested, and they barely need any kind of digestive juices. So they might not have lot of digestive enzymes and digestive glands. For example, hummingbirds directly जो है nectar consume करती है फूलों का, उसको उतने ज़्यादा complicated digestive system की ज़रूरत नहीं होती है. बट इफ़ यू लुक एट कार्निवोर्स, जो कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डाइजेशन करने की ज़रूरत है. इनफैक्ट इवन हार्बीवोर्स जो सेलुलोज यानी कि ग्रास पर डिपेंडेंट होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हमने ग्रेजुअली इवॉल्व किया, हमारे पास सेलुलोज डाइजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती है. दैट यू विल फाइंड इन फिजियोलॉजी लेक्चर्स. इस बारे में आप और डिस्कशन फिजियोलॉजी में देखेंगे कि किस तरह से सेलुलोज का डाइजेशन किया जाता है बॉडी में. देयर इज अ परसिस्टेंट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द गट ऑफ दोज हर्बीवोर एनिमल्स विच लीड टू द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जिससे कि वो घास को डाइजेस्ट कर सकते हैं. हमारे लिए ग्रास और सेलुलोज किसी काम का नहीं है, दैट्स ओनली वर्किंग एज अ रफेज. सो the differences in these structures which you see, इनमें जो differences आए हैं ये basically adaptations हैं अलग अलग तरह की food habits और अलग अलग तरह के food को digest करने के लिए. यहाँ पर आप basic differences देख सकते हैं कि एक turtle या एक reptilian का जो digestive system है that's quite smooth, that does not have any accessory part, and they have a very elongated tubular stomach. But if you look at the stomach of a bird, that is slightly different and it has some specialized regions like crop and gizzard. तो गिजर्ड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है बर्ड के स्टमक में, जो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर एक चक्की सी चल रही है या फिर एक ऐसी फूड को चर्न करने वाली एक टरबाइन जैसी लगी हुई है जो फूड को वहाँ पर ब्रेक कर सकती है. कैन यू रिलेट दिस विद द एब्सेंस ऑफ टीथ इन दी बर्ड्स? हमारे पास तो दांत हैं चबाने के लिए, बाकी ऑर्गेनिजम्स के पास भी टीथ हैं, लेकिन बर्ड्स के पास तो टीथ नहीं है. So they might need an additional organ or additional component in their stomach to churn that food before it can be accessed by enzymes, before it can be digested. So they have this particular component called gizzard in their stomach. Moreover, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ birds अपने young ones को, बच्चों को food खिलाती हैं. तो अब छोटे बच्चे जो हैं वो तो मैच्योर नहीं होंगे उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो इनके ईसोफेगस के पास एक रीजन होता है जिसे हम क्रॉप कहते हैं. उस क्रॉप में डाइजेस्टेड फूड जाकर स्टोर हो जाता है एंड दैट डाइजेस्टेड फूड कैन देन बी ट्रांसपोर्टेड बैक वाया बीक टू देयर यंग वंस. पिजन्स को आपने देखा होगा, पिजन्स मिल्क कहलाता है ये जो डाइजेस्टेड फूड है. ये इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है. सो दिस क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स. Now when it comes to humans, humans are known for the omnivorous nature of feeding methods. You will find that they are much more evolved in terms of a very distinct stomach. हमने skeletal system को भी develop किया. We have a very well defined rib cage. वहीं पर lungs हैं, वहीं पर heart है. So anatomically, if you will look at the stomach, so this part of the stomach which is on the top, it is very very close to heart. ये heart के बहुत नज़दीक होता है stomach का ये वाला part. And you might have felt sometime जब आप ठंडा पानी पीते हैं या कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो आपने कभी कभी फील भी किया होगा कि किस तरह से वो बॉडी में अंदर की तरफ जा रही है और कहाँ पर जाकर स्टोर हो रही है. जब आप ज़्यादा पानी पी लेंगे you will feel some area of your stomach getting filled. So you can judge and you can make a guess about the exact anatomical location of the stomach. Another anatomical feature that you might be seeing, that sometimes in the stomach when you feel acidity, so it might be confused with the
pain in the heart or pain in the chest, and it is often called as heartburns. So heartburns जब होते हैं यानी कि जब लगता है कि हार्ट में पेन हो रहा है, that might be sometimes due to the excess acidity, which again defines anatomical closeness with the heart. तो ये stomach की anatomical position होती है. Then we have lot of sphincters यानी कि valve जैसे structures जो यहाँ food को कुछ देर रोक के रख सकते हैं, and then food subsequently moves into the lower part of the alimentary canal, which is called small intestine, and then you have large intestine, and finally the excretory openings. There are also differences in the excretory openings across the different classes. ये जो excretory openings हैं इनमें भी differences होते हैं. In mammals we have separate opening for urine and for the fecal matter, which is called as anus. Whereas in case of birds we will have a common opening for the urinary extract as well as the fecal extracts, and that is called as cloaca. Even that will be seen in lower vertebrates. Lower vertebrates में आपको cloaca जैसी openings देखने को मिलेंगी. So these were comparative differences. ये comparative differences थे अलग अलग organisms के digestive system में. You are still there with one question not answered. अभी तक एक क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं देखा है. An organism, एक ऐसा एनिमल जो थोड़ी देर तक खाना नहीं खाएगा तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा. क्यों और कैसे? What is the example of that organism? Let's have a short break and we will get answer of this question after the break. Hello everyone. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन अक्सर बनी रहती हैं. सिस्टम और सराउंडिंग की ये कंफ्यूजन हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं. मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ. वेलकम बैक टू एस चांद एकेडमी. ब्रेक से पहले हम एक क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको बहुत देर तक अगर खाना नहीं मिलेगा तो जॉन्डिस हो जाएगा. दैट माइट लुक वेरी सरप्राइजिंग, बट इट इज़ ट्रू. हॉर्स इज़ द करेक्ट आंसर. द रीज़न फॉर दिस, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हॉर्सेस में हम लोगों की तरह या बाकी मैमल्स की तरह गॉल ब्लैडर नहीं होता है, and they are capable of continuously producing bile juices. So most of the times when they are gazing, जब वो खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पर उनका जो bile juice है that keeps on being utilized, वो utilize होता रहता है and that is excreted. But if they don't eat food continuously, अगर वो grazing नहीं करते हैं, घास नहीं खाते हैं continuously, तो वो bile juice accumulate होने लगता है. And that results in the appearance of the pale body or jaundice-like appearance in the horses. Many other organisms, even rats, they don't have the gallbladder, which is used for the production of bile juices. So we are talking about these things particularly. हम इन चीज़ों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि glands एक important part होते हैं digestive system का. Primarily अगर हम देखें, so कुछ important glands जो कि digestive system का part होते हैं, they include liver and pancreas. But I will say gland is something that makes some secretions, जिसमें से कुछ secretions produce होते हैं जैसे कि digestive juices या hormones. और glands हम दो तरह से divide कर सकते हैं, एक exocrine and endocrine. तो जो ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, जिनमें कोई डक्ट नहीं होती है, उनको हम एंडोक्राइन कहते हैं, और जिनमें डक्ट होती है, डक्टेड जो होते हैं, उनको हम एक्सोक्राइन कहते हैं. सो वी विल मेक अ डिस्कशन ऑफ दीज थिंग्स मोर इन फिजियोलॉजी, दैट इज़ योर सेमेस्टर नंबर 3. लेकिन यहाँ पर हम केवल इस बारे में बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड्स किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरी करते हैं. सो आई वुड से दैट लिवर, pancreas and sometimes other components like intestine and even stomach,
दे कैन एक्ट एज ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स की तरह काम कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम डाइजेशन की फिजियोलॉजी की बात करें तो स्टमक में भी कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस प्रोड्यूस होते हैं। इट्स बेसिकली लॉट ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि वॉल यानी कि लाइनिंग से प्रोड्यूस होता है स्टमक की। इसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ये वाला पार्ट देखें जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एक यू टर्न लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। सो दिस पार्ट इज जनरली एसोसिएटेड विद two type of glands. One is called as pancreas, which secretes a lot of digestive juices here, and another is a secretory reservoir. We will not say it as a gland, but it is a storage house for some of the juices which are released by liver, and this is called as gallbladder. So gallbladder stores a number of digestive juices which are particularly needed for digestion of fats, जो fats के digestion में required होते हैं, and they are also responsible for excretion of number of pigments which are called as bile pigments, which on dissociation give yellow color. तो ये bile juice ही हैं जो कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होते हैं, जो बेसिकली लिपिड्स के डाइजेशन में मदद करते हैं और ये यहाँ पर स्टोर होते हैं। इनके डिफेक्ट से कई सारी बीमारियां भी होती हैं जिनके बारे में हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो ऑर्गन्स हैं, पर्टिकुलरली पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव एबिलिटीज़ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ ग्लैंड। सो हाउ डू यू थिंक दीज ग्लैंड्स इवॉल्व्ड? Again, the answer would lie in the fact that how feeding habits changed in these organisms. If you go across the taxonomic groups from Pisces to mammals, we will find that different type of organisms have different feeding habits. Especially when you look at the fish, the kind of food they eat is very different from the kind of food that mammals eat. So the digestive needs over the period of time, they led to the evolution of these organs. We have a very well defined and much more regenerative organ called liver. हमारे लिवर के पास इतनी रिजनरेटिव एबिलिटी होती है कि अगर उसका 1/5 हिस्सा भी बचा है, बाकी सारा डैमेज हो गया है, even then the entire liver can regenerate. But it is not so in the case of other organisms. The liver is amateur, liver is a kind of primitive in case of other organisms. फिश के केस में या रेप्टिलियंस के केस में उतना डेवलप नहीं होता है। Similarly, pancreas and other digestive juices are not very well developed in case of other organisms. And besides this, we also have another important gland. एक और important gland होती है जो कि हमारी oral cavity में होती है। We will see the differences and modifications. That is called as salivary gland. You know what this salivary gland does and what is there in our buccal cavity? हमारी buccal cavity में क्या क्या होता है? तो अगर आप across the taxons देखेंगे from fish to reptiles to amphibians to mammals, we will see a significant difference in the buccal cavity. Although we saw that basic structure of alimentary canal is similar, हमने similarities भी discuss की, लेकिन अगर आप buccal cavity को देखें तो एक important component जो कुछ organisms में होता है और कुछ में नहीं होता है, that is teeth. So teeth are the components of buccal cavity which helps in chewing the food, जो food को partially chew करके उसको fragment करके digestion में मदद करते हैं. But not all organisms have teeth. You might know in the early organisms, अगर आप early organisms की बात करें, like fish, some of them may have teeth, some of them might not have. Like sharks have teeth, whales have teeth, which are mammals, whales are mammals, but sharks are primitive fish, they have teeth. So teeths primitive vertebrates में हो सकते हैं और advanced vertebrates में भी हो सकते हैं, लेकिन at the same time you know birds which are much more advanced on evolutionary scale and they don't have teeth. तो टीथ की प्रेजेंस डायरेक्टली हमको इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं देती है कि एवोल्यूशनरी स्केल पर टीथ्स जो हैं सिक्वेंशली अपीयर हुए थे. बर्ड्स डोंट हैव टीथ्स, some of the mammals don't have teeth. So teeth are important components and they also vary in their anatomy. उनकी anatomy में भी difference होता है. आइए देखते हैं क्या differences हैं teeth की anatomy में. तो basically dentation जो है teeth को हम कई तरह से divide कर सकते हैं. एक तरीका है
इस बेसिस पर डिवाइड करना कि वो कैसे, किस तरह से जॉ के सॉकेट में अटैच्ड हैं। वी नो दैट दिस बोन विच इज कॉल्ड एज मैंडिबल दैट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रैंकियल आर्क्स, जो हमने स्केलेटल सिस्टम के डेवलपमेंट में देखा। लेकिन इसमें जब टीथ्स का डेवलपमेंट हुआ तो क्या वो टीथ्स एक सॉकेट में प्रेजेंट थे जैसे कि हमारे टीथ होते हैं? वी हैव सम सॉकेट्स इन द बोन्स ऑफ द जॉ जिसमें टीथ एम्बेडेड होते हैं, एंड वी हैव रूट्स फॉर द टीथ्स जिसकी मदद से वो रुके रहते हैं। ऐसे टीथ्स जो सॉकेट में एम्बेडेड हैं, दे आर कॉल्ड एज थिकोडेंटेशन और थिकोडॉन्ट्स। जबकि ऐसे टीथ जो डायरेक्टली बोन से जुड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज प्लूरोडॉन्ट्स और एक्रोडॉन्ट्स। इनको या तो प्लूरोडॉन्ट्स या एक्रोडॉन्ट्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फिश एंड मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस, ज़्यादातर फिश और ज़्यादातर एम्फीबियंस एक्रोडॉन्ट या प्लूरोडॉन्ट होते हैं, बट कुछ रेप्टाइल्स, नॉट ऑल, सम ऑफ द रेप्टाइल्स आर प्लूरोडॉन्ट और एक्रोडॉन्ट, बट मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ज़्यादातर मैमल्स और कुछ रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, लिजार्ड, these organisms have thicodentation, that means they have sockets. तो ये इनके स्केलेटल सिस्टम, इनके फॉसिल्स को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। मोरओवर, वी कैन ऑल्सो हैव अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग द एनाटॉमिकल डिफरेंसेस इन टीथ। द वन इज कॉल्ड एज होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सारे दांत एक जैसे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज होमोडोंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेल, विच इज़ मच एडवांस्ड ऑन एवोल्यूशनरी स्केल। लेकिन हेट्रोडोंट, मैमल्स हेट्रोडोंट भी होते हैं। इन केस ऑफ फिश, इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, इन केस ऑफ एम्फीबियंस, वी कैन हैव दिस हेट्रोडोंट नेचर, मीन्स अलग अलग तरह के दांत। हमारे ओरल कैविटी में अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, उनका पर्पस आपको पता होगा। च्यूइंग के लिए जो है फ्रंट टीथ्स होते हैं, फिर पियर्सिंग के लिए कैनाइन्स होते हैं, देन वी हैव मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। मोलर्स और प्रीमोलर्स अंदर की तरफ होते हैं जो परसिस्टेंट च्यूइंग के लिए होते हैं। तो ये एनाटॉमिकल डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर डिफरेंस दैट इज ऑब्जर्व्ड इन dentation, that is called as that is defined on the basis of how many times teeth can generate during the lifetime. So कुछ organisms में दांत केवल एक ही बार निकलते हैं, they are called as monophyodonts. कुछ में 2 बार, they are called as diphyodonts. For example, human beings, एक मिल्क टीथ होते हैं, एक बार फिर अडल्ट के टीथ्स होते हैं। लेकिन स्क्विरल या स्नेक्स में एक ही बार जिंदगी में टीथ निकलते हैं, अगर वो टूट गए तो नए टीथ्स नहीं आएंगे। सो दैट्स वन डिफरेंस। बट सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लाइक डॉग फिश, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनियस फिश, जो एक कार्टिलेजिनियस फिश का एग्जाम्पल है, दे हैव polyphyodont arrangement. That means their teeth can regenerate and they can grow many times across the life. कई बार वो survive हो सकते हैं, कई बार grow हो सकते हैं। So this was all about the digestive system. ये digestive system का description था। We have seen in this video. इस वीडियो में हमने ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी का डिस्कशन किया और हमने कंपैरिजन किया कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम अक्रॉस द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट हैव सम सिमिलैरिटीज़, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। डिफरेंसेस पर्टिकुलरली कहाँ पर होते हैं? दे आर आइदर इन द बक्कल कैविटी और दे आर इन द स्टमक। जो स्टमक पार्ट है, स्टमक के शेप्स अलग अलग हो सकते हैं। Or at some point of time they may also be differing in the nature of glands, the kind of secretions they make, and everything is associated with the kind of feeding habits and their adaptations. इनके adaptations से related है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक को रेफर कर सकते हैं। If you don't have hard copy of this book, then the link for the e-book has been given in the description box. So I hope you enjoyed this video. If you like these videos, you can subscribe to this channel. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसके अपडेट्स लगातार चाहते हैं आपके फ़ोन, आपके डिवाइसेस पर आए, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.